and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आज के इस दिवाली स्पेशल सेशन में। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं वोकैब्स पे, इमेज बेस्ड वोकैब्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे ग्रामर स्किल्स पे। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी एस्पिरेंट्स हमसे जुड़े हैं, जुड़ रहे हैं, जुड़ चुके हैं, सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की कुछ प्यारी सी वोकैब्स के साथ, वोकैब बेस्ड ऑन इमेजेस। तो पहली वोकैब आज हमारे सामने है वॉसिफरस। वॉसिफरस समझ रहे हैं ना, इस इमेज से कुछ समझ आ रहा है वॉसिफरस का। एक तरफ से माइक, दूसरे तरफ से माइक, दोनों चिल्ला रहे हैं, किसी की आवाज समझ नहीं आ रही है, ठीक है। तो वॉसिफरस का मतलब होता है शोरगुलपूर्ण, कुछ भी ऐसा जो शोरगुल से भरा हुआ है, बहुत ज्यादा साउंड है, बहुत ज्यादा आवाजें हैं, उसको हम कहीं ना कहीं वॉसिफरस से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं, एक्सप्रेसिंग योर ओपिनियंस और फीलिंग्स इन अ लाउड एंड कॉन्फिडेंट वे। किसी भी चीज को, अपने व्यूज को, अपनी ओपिनियन को बहुत ही लाउड वे में बोलना, बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके बोलना या कॉन्फिडेंट वे में बोलना, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉसिफरस। कहीं पे अब इसका मतलब ये भी नहीं कि ये पॉजिटिव ही है, कहीं पे बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा है, शोरगुल हो रहा है, तो उस सेंस में भी हम वॉसिफरस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो अब आई थिंक वॉसिफरस सबको क्लियर हो गया, कैसे कैसे रिलेट होगा, कैसे यूज होगा, ये समझ आ रहा है। डन, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, स्टेटमेंट क्या लिखा है, द काउंसिल्स डिसीजन वॉज मेट बाय वॉसिफरस कंप्लेंट्स फ्रॉम द असेंबल्ड रेजिडेंट्स। काउंसिल का जो डिसीजन था वो हो पाया, किसके द्वारा हो पाया, वॉसिफरस कंप्लेन, मतलब कई ज्यादा, बहुत सारी जो कंप्लेन्स आ गई, शोर शराबा हुआ, शोरगुल भरी कंप्लेन, या बहुत सारे लोगों ने जो कंप्लेन की, कहीं ना कहीं आप रिलेट कर सकते हैं उसको, फ्रॉम द असेंबल्ड रेजिडेंट्स। जो रेजिडेंट्स थे, इकट्ठे हुए थे, उनके द्वारा जो कंप्लेन आई, उसके द्वारा डिसीजन तक पहुंचा जा सका, कुछ ऐसा कहना चाहता है। नेक्स्ट वन, अगला स्ट्रक्चर है हमारा जर्मन। जर्मन का मतलब होता है, अप्रोप्रिएट से रिलेट कर सकते हैं जर्मन को, या फिर आप रिलेटेड से रिलेट कर सकते हैं। जैसे ये दो बच्चे हैं और इन दोनों ने कुछ शैतानी की और आपस में बोल दिया, तुम ये मत बताना, मैं ये नहीं बताऊंगी। अब जो इनकी मदर है या टीचर हैं, कुछ तो जर्मन है मामला। जर्मन मतलब संबंधित, रिलेटेड, कनेक्टेड से आप रिलेट कर सकते हैं, कनेक्टेड विद समथिंग इन एन इंपॉर्टेंट और अप्रोप्रिएट वे। कुछ भी ऐसा जो किसी चीज से कनेक्टेड है, रिलेटेड है, संबंधित है, कुछ ऐसे आप इसको रिलेट कर सकते हैं। द सप्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट विच वर जर्मन टू द केस। उन डॉक्यूमेंट्स को सप्रेस किया गया, दबाया गया, जो कि संबंधित थे, किससे, केस से संबंधित थे। एक टाइप से सबूतों को गायब कर देना या सबूतों को दबा देना, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट वन, अगला है डिनाउंस। देखो, डिनाउंस का मतलब होता है निंदा करना। डिनाउंस का मतलब क्या होता है, निंदा करना, किसी की बुराई करना, निंदा करना, दोषारोपण करने से भी हम डिनाउंस को रिलेट कर सकते हैं। जैसे एक बंदे की फोटो को क्रॉस कर रखा है सभी ने, स्लीपर शूज दिखा रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा आलोचना कर रहे हैं। टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग दैट यू थिंक इज रॉन्ग, इलीगल। किसी भी ऐसी चीज को जो आप समझते हैं कि इलीगल है, रॉन्ग है, उसको स्ट्रांगली क्या करना, क्रिटिसाइज करना, उसकी आलोचना करना, उससे आप इसे रिलेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें द एट्रोसिटीज ऑफ आर्मी, देखो एट्रॉक मैंने रूट वर्ड अभी बताया था लास्ट सेशन में, रूट वर्ड की जो क्लास आपकी चल रही थी उसमें, ठीक है, 24 को। तो अब एट्रोसिटी मतलब हो गया अत्याचार, जो भी अत्याचार किया जा रहा है आर्मी के द्वारा, वर डिनाउंस्ड बाय न्यूज़पेपर, उसकी कड़ी निंदा की गई या आलोचना की गई, किसके द्वारा, न्यूज़पेपर के द्वारा। कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ये कहना चाहता है, ठीक है। अगला अगर हम वर्ड देखें तो इसका मतलब है विविडिटी। अच्छा, विविडिटी का मतलब होता है उत्सुकता। उत्सुकता मतलब किसी चीज को लेके जो उत्सुकता है, अंदर से खुशी है, ठीक है। सो समझ गए ना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे इस बच्ची के अंदर मेडिकल फील्ड में वर्क करने की क्या है, उत्सुकता है, विविडिटी, ठीक है। सो अगर हम बात करें वेरी इंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग, किसी चीज को लेके जो आपके अंदर बहुत ज्यादा उत्साह है,
उसको हम विविडिटी से रिलेट कर सकते हैं। वांटिंग टू गेट समथिंग वेरी मच, कुछ बहुत ज़्यादा पाना, चाहना, उत्सुकता होना, दैट वुड बी एविडिटी। सॉरी, एविडिटी से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब विविड का मतलब कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है, विविडिटी मतलब स्पष्ट होता है, जो मैं अभी बोल रहा था। ये वर्ड क्या है? एविडिटी। एविडिटी का मतलब क्या हो गया? उत्सुकता हो गया। ठीक है, सो अब यहां से अगर हम देखें, द बॉस लाइक्स हिज एविडिटी फॉर द प्रोजेक्ट, मतलब उस बंदे के अंदर जो उत्सुकता है प्रोजेक्ट को लेके, उसको बॉस ने क्या किया? पसंद किया। ठीक है, जैसे एम्प्लॉयज के अंदर अगर किसी प्रोजेक्ट को लेके अगर एविडिटी है, उत्सुकता है, तो बॉस को तो पसंद आएगा ही भाई, सिंपल सी चीज है। आगे अगर हम देखें, अगला वर्ड है फर्वर। फर्वर को अगर हम रिलेट करें तो फर्वर का सबसे पहले हिंदी मीनिंग क्या होता है? फर्वर का मतलब होता है उत्साह, या किसी चीज की जो फुर्ती है सामने वाले के अंदर बहुत ज्यादा, उसको हम फर्वर से रिलेट कर सकते हैं। वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग अबाउट समथिंग, मतलब किसी भी चीज को लेके जो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट, एनर्जी है, उसको हम फर्वर से रिलेट कर सकते हैं। व्हेन आस्क्ड टू से अ फ्यू वर्ड्स अबाउट हिज मेंटर, द मैन स्पोक विद ग्रेट फर्वर एंड रिस्पेक्ट, टेलिंग द ऑडियंस व्हाट अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ही हैड ऑन हिज लाइफ। देखो, जब एक बंदे से, एक मेंटर से किसी ने पूछा उसके कहीं ना कहीं टीचर के बारे में या उसके मेंटर के बारे में, जिसने उसे गाइड किया, उसके बारे में, तो उसने बहुत ही फुर्ती के साथ, उत्साह के साथ अपने टीचर के बारे में बताया कि उसने उनकी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, क्या इन्फ्लुएंस डाला, क्या प्रभाव डाला, कुछ ऐसे रिलेट कर सकते हैं। तो फर्वर का मतलब क्या हो गया? फुर्ती, उत्साह से रिलेट कर सकते हैं फर्वर को। ठीक है, अगर हम बात करें डिक्राई की, डिक्राई वर्ड बहुत ही प्यारा, और इसका हिंदी मीनिंग होता है निंदा। किसी भी चीज के लिए जो निंदा की जा रही है बहुत ज्यादा, उसको हम डिक्राई से रिलेट कर सकते हैं। टू स्ट्रांगली क्रिटिसाइज समवन और समथिंग, स्पेशली पब्लिकली। पब्लिकली किसी चीज को क्रिटिसाइज करना, निंदा करना, उसको हम रिलेट कर सकते हैं डिक्राई से। अगर हम बात करें, द एक्टिविस्ट्स डिक्राइड द मिनिस्टर्स थॉटलेस रिमार्क। एक्टिविस्ट ने क्या किया? मिनिस्टर के जो थॉटलेस रिमार्क्स थे उनकी कड़ी निंदा की, कुछ ऐसे आप रिलेट कर सकते हैं। सो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला वर्ड है टॉर्मेंट। टॉर्मेंट बहुत ही प्यारा वर्ड है। टॉर्मेंट को आप टॉर्चर से रिलेट कर सकते हैं। टॉर्मेंट का मतलब होता है उत्पीड़न करना, किसी का एक्सप्लॉयटेशन करना, शोषण करना, उत्पीड़न करना, किसी को टॉर्चर करना, सताना, दैट इज कॉल्ड टॉर्मेंट। ठीक है, तो एक्सट्रीम सफरिंग, स्पेशली मेंटल सफरिंग, जो मेंटल सफरिंग है, मेंटली जो बंदा सफर कर रहा है, उसको हम टॉर्मेंट से रिलेट कर सकते हैं। हिज गिल्ट बिगेन टू टॉर्मेंट हिम। उसका जो गिल्ट है, अब वो उसी को क्या कर रहा है? टॉर्मेंट कर रहा है, सता रहा है, परेशान कर रहा है। जैसे कुछ गलत हम कर लेते हैं या हमने किया पास्ट में, वो चीज़ आज हमें परेशान कर रही है, वो गिल्ट हमें बार बार परेशान कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है। तो टॉर्मेंट को आप रिलेट कर सकते हैं किससे? टॉर्चर से। बात कर लेते हैं आप कुछ प्यारी सी ग्रामर स्किल्स के साथ। सो ग्रामर स्किल्स को सीखने के लिए क्या सभी रेडी हैं? कुछ प्यारी सी ग्रामर ट्रिक्स के लिए आर यू रेडी? यस और नो? सभी रेडी? शुरू करें, जल्दी से बताओ। एक बार सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर दो। सेशन को फटाफट लाइक और शेयर कर देना है, ज्यादा से ज्यादा एस्पिरेंट्स तक सेशन को फैला देना है, पहुंचा देना है। तो पहली ग्रामर ट्रिक आपके सामने है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ वर्ब इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट द वर्ब अग्रीज इन नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। जब भी किसी सब्जेक्ट का, किसी वर्ब का सब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होता है, एंटीसीडेंट का मतलब होता है पूर्व पद। पूर्व पद समझ रहे हो ना? जैसे हु से एक सेंटेंस जुड़ा हुआ है, ध्यान देना। अब इसके बाद किसी वर्ब की जरूरत है। अब वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो इसका एंटीसीडेंट होगा। एंटीसीडेंट का मतलब इसके पहले आने वाला टर्म। लाइक हु के पहले अगर आई आया है तो आई के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आएगा? हु के बाद क्या आएगा? वर्ब एम आएगा। कुछ ऐसा बताना चाहता हूं, ठीक है? तो जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन से स्ट्रक्चर जुड़ा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब आएगा वो उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग आएगा, उसके पूर्व पद के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है?
जो उसके पहले का टर्म अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब आगे सिंगुलर आएगा, अगर वो प्लूरल है तो वर्ब आगे प्लूरल आएगा। आई होप आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। यस और नो? चल, सो अब यहां से अगर हम देखें, आई हु इज योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, यू हु इज अ प्लेयर शुड वर्क हार्ड। करेक्ट करो जरा दोनों स्टेटमेंट्स को, 20 सेकेंड्स है, करेक्ट करो फटाफट, चैट बॉक्स में बताओ करेक्ट करके, करेक्ट क्या होगा, स्टेटमेंट्स को करेक्ट करो फटाफट। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है। यस और नो? अच्छा, स्टेटमेंट देखो, आई हु इज योर फ्रेंड, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, लेकिन वर्ब तो आई के अकॉर्डिंग आएगा ना, इज आएगा, एम आएगा, आई के लिए तो एम आता है ना। अब एम अच्छा नहीं लग रहा है, मैं जानता हूं, इज अच्छा लग रहा था, एम अच्छा नहीं लग रहा है, तो जो अच्छा नहीं लग रहा है वही सही है। हु के पहले जो भी उसका एंटेसिडेंट है, पूर्व पद है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। अगला, यू हु इज अ प्लेयर, अब देखो ये भी स्टेटमेंट सही लग रहा है, लेकिन यू के अकॉर्डिंग अगर वर्ब आएगा तो इज आएगा, आर आएगा, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में, इज आएगा, आर आएगा, आर आएगा। यू हु आर अ प्लेयर शुड वर्क हार्ड, दिस वुड बी द करेक्ट स्ट्रक्चर। आई होप सभी समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूं। जब भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आएगा तो सबसे पहले आपको यह समझना है उसका एंटेसिडेंट क्या है, उसके पहले आने वाला टर्म क्या है, उसी के अकॉर्डिंग आगे आपको वर्ब का यूज करना है। यह चीज हमेशा फिक्स रखिए माइंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है, व्हेन देयर इज अ कंपैरिजन ऑफ सब्जेक्ट विद एनी प्रोनाउन वी यूज द सब्जेक्टिव केस ऑफ दैट प्रोनाउन। एक नॉर्मल सी बात समझिए, जब भी हम सब्जेक्ट से कंपैरिजन करेंगे तो नॉमिनेटिव केस ही तो लेंगे ना भाई। सब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्ट से कंपैरिजन करते हैं ऑब्जेक्टिव केस, ये बात पता है ना हमको। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं और अच्छे से समझ पाएंगे। देखो जरा क्या बीमारी है इसमें, करेक्ट करो थोड़ा, जो भी बीमारी है उसे करेक्ट करो स्पीड में। बिल्कुल हलवा सा स्ट्रक्चर है, जो भी बीमारी हो फटाफट करेक्ट करो। अच्छा, एज के बाद जो भी आ रहा है उसका कंपैरिजन सीधे सीधे सब्जेक्ट से हो रहा है या नहीं हो रहा है? एज के बाद जो भी आ रहा है उसका कंपैरिजन सब्जेक्ट से हो रहा है ना। ये आई एम ही तो हुआ ना, ये पार्ट आई एम ही तो हुआ ना। आई एम नॉट सो ओल्ड एज हिम, एज हिम की जगह पे क्या आएगा, एज ही आएगा, क्योंकि कंपैरिजन किससे हो रहा है, सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, ही हैज मोर टाइम देन मी। अब देखो यहां पे ही सब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो इस मी का कंपैरिजन किससे होगा, ही से होगा। और अगर मैं सब्जेक्ट से कंपैरिजन कर रहा हूं तो मुझे इसका नॉमिनेटिव केस यूज करना पड़ेगा। बताओ नॉमिनेटिव केस क्या होगा, मी होगा, आई होगा, जल्दी बताओ। मी होगा, आई होगा, आई होगा, नॉर्मल सी बात है, यहां पे ही होना चाहिए। अगला, सोहन वॉक्स स्लोली देन हर, सोहन वॉक्स स्लोली देन हर। अब देखो सोहन से कंपेयर कर रहे हैं, अब हम, कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, तो सब्जेक्ट से अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो सिंपल सी चीज है, हर के लिए नॉमिनेटिव केस क्या होगा, शी होगा। एक प्रैक्टिकल सी बात यह है कि हिम अच्छा लग रहा था, मी अच्छा लग रहा था, हर भी अच्छा लग रहा था, लेकिन गलत। अगर हम कंपैरिजन सब्जेक्ट से कर रहे हैं, इन दैट द पर्टिकुलर केस वी नीड टू यूज नॉमिनेटिव केस ऑफ प्रोनाउन, नॉट ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। नॉमिनेटिव केस को ही हम सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन, अगला पॉइंट क्या है, आफ्टर द वर्ब बी इज एम आर वॉज वर, ये बी वर्ब्स है हमारी, इज एम आर वॉज वर, इनके बाद हमेशा प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आता है। सब्जेक्टिव केस मतलब नॉमिनेटिव केस, मतलब इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा आई आएगा, कभी मी नहीं आएगा, हमेशा ही आएगा, कभी हिम नहीं आएगा, हमेशा दे आएगा, कभी देम नहीं आएगा। समझते रहना इस चीज को। हमेशा वी आएगा, कभी अस नहीं आएगा, हमेशा शी आएगा, कभी हर नहीं आएगा, एंड सो ऑन। समझ रहे हो?
मतलब इज एम आर वॉज वर के बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस ही आता है, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता, कभी ऑब्जेक्टिव केस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इसके बाद जो भी प्रोनाउन की बात हो रही होती है वो एज अ सब्जेक्ट ही वर्क कर रहा होता है स्ट्रक्चर में, इसलिए ऐसा होता है। अब कैसे, जरा देखो स्ट्रक्चर को, फटाफट देखो और करेक्ट करो स्ट्रक्चर को फटाफट। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। स्पीड में देखो और पिक कर दो। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, किसको किससे रिप्लेस कर दें तो सही हो जाएगा, ये बता दो स्पीड में। इट वॉज मी हु स्टूड फर्स्ट, ये मैं ही था जो फर्स्ट आया। अब मैं था जो फर्स्ट आया तो मैं ही तो सब्जेक्ट हुआ ना। अगर कोई बंदा बोल रहा है ये मैं ही था जो फर्स्ट आया तो वही तो सब्जेक्ट हुआ ना। और अगर वही सब्जेक्ट है तो मी आएगा आई आएगा, मी आएगा आई आएगा आई आएगा। इट वॉज आई हु स्टूड फर्स्ट, इट वॉज आई हु स्टूड फर्स्ट। वेयर इज राम, दैट इज हिम ओवर देयर इन द पार्क। अब दैट इज हिम होना चाहिए, दैट इज ही होना चाहिए। बात हो रही है राम की, सब्जेक्ट राम है, उसी के लिए यूज हुआ है प्रोनाउन, तो हिम नहीं बल्कि ही आएगा। नॉर्मल सी बात है। तो अब इसको समझने का तरीका क्या है, इज एम आर वॉज वर, ये जितनी भी बी फॉर्म्स हैं वर्ब की, इनके बाद आपको हमेशा प्रोनाउन नॉमिनेटिव केस में मिलेगा, कभी इसका ऑब्जेक्टिव केस नहीं मिलेगा। ये चीज़ दिमाग में रखना। अब इस चीज़ को मैंने यहाँ पे आपको क्लियर ही कर दिया है पूरी तरह से। हमेशा नॉमिनेटिव केस मतलब आई, ही, दे, वी, शी ऐसे ही मिलेंगे, कभी मी, हिम, देम, अस, हर, ये कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर मिल रहा है तो बीमारी उसी पार्ट में, याद रखिए। ट्रिक नंबर 4, वी डोंट यूज पजेसिव प्रोनाउंस बिफोर नाउन्स, वी यूज पजेसिव एडजेक्टिव्स। देखो पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव होता क्या है। पजेसिव प्रोनाउन की अगर मैं बात करूं, जैसे माइन, माइन पजेसिव प्रोनाउन है और माई पजेसिव एडजेक्टिव है। योर्स पजेसिव प्रोनाउन है और योर पजेसिव एडजेक्टिव है। देयर, देयर्स पजेसिव प्रोनाउन है और देयर पजेसिव एडजेक्टिव है। समझ पा रहे हो इस चीज को जो मैं कहना चाहता हूं? हाँ, आर पजेसिव, आर्स पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन है और आर पजेसिव एडजेक्टिव है। भाई एक नॉर्मल सी बात है, किसी नाउन के पहले क्या आप पजेसिव प्रोनाउन को लिख सकते हो? क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज माइन कार, दिस इज योर्स हाउस? योर हाउस होगा ना, नॉर्मल सी बात है। नाउन को एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा ना कि प्रोनाउन। प्रैक्टिकल बात है ना ये, बिल्कुल किसी भी थ्योरी की कोई जरूरत नहीं है, या सुनो। तो आपका करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा, देखो जरा स्टेटमेंट्स को और करेक्ट करो। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिल्कुल हलवा सा पार्ट है, फटाफट देखो और करेक्ट करो। फटाफट देखो और करेक्ट करो। बिल्कुल हलवा सा पार्ट है। योर्स बुक्स क्या होता है? योर बुक्स होगा, योर्स बुक्स नहीं बल्कि योर बुक्स होगा। योर बुक्स आर ऑन द टेबल, एडजेक्टिव बन गया। दिस इज माइन पेन, माइन पेन की जगह पे क्या होगा? माई पेन होगा, क्योंकि नाउन को क्वालिफाई करना है, एडजेक्टिव से क्वालिफाई करेंगे। लॉट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स वर एट द पार्टी। अब यहां पे लॉट्स ऑफ आवर फ्रेंड्स, अब यहां पे आर्स होता तो ये गलत हो जाता, आर लिखा है तो ये सही है। ठीक है, आई होप सभी समझ गए होंगे मैं क्या कह रहा हूं, या सुनो। सो आफ्टर एज एंड देन, देखो एज और देन का जब भी केस आता है तो हमें कंफ्यूजन रहता है हमेशा। नॉमिनेटिव केस यूज करें, ऑब्जेक्टिव केस यूज करें एंड सो ऑन। देखो ध्यान से समझना, यूज सब्जेक्टिव केस इफ देयर इज कंपेरिजन बिटवीन सब्जेक्ट। जब सब्जेक्ट से कंपेरिजन होता है तो नॉमिनेटिव केस आता है। यूज ऑब्जेक्टिव केस इफ देयर इज कंपेरिजन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स। जब कंपैरिजन ऑब्जेक्ट के बीच में होता है तो ऑब्जेक्टिव केस, और जब कंपैरिजन सब्जेक्ट के बीच होता है तो नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस। अब दोनों केसेस को देख लेते हैं एक बार। पहले कुछ स्टेटमेंट्स हैं आपके सामने, स्टेटमेंट है आपके सामने, देखिए करेक्ट करिए जरा इसे फटाफट। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, फटाफट देखो और करेक्ट करो। पहला पॉइंट तो यह है यहां कोई ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट से ही कंपैरिजन हो रहा है।
तो प्रैक्टिकल सी बात है, यहां भी मी की जगह आई आएगा और यहां पे हिम की जगह ही आएगा। ये प्रैक्टिकल बात है, बिल्कुल ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो मी का कोई चांस ही नहीं है या हिम का कोई चांस ही नहीं है। यहां पे सब्जेक्ट से यू से कंपैरिजन हो रहा है, यहां पे ही से कंपैरिजन हो रहा है। पहला स्टेटमेंट जाएगा ही इज एज स्लो एज आई। अगला यू रन फास्टर देन ही। अब ही रन्स भी बोल सकते हो आगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, लेकिन ही भी लगाओगे तो गलत नहीं होगा, ठीक है। स्ट्रक्चर का मीनिंग सेम होगा लेकिन हिम नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट से कंपैरिजन हो रहा है। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, क्या ये गलत है? टेल मी, क्या ये रॉन्ग है? स्ट्रक्चर जो आपके सामने है, जल्दी से बताओ, क्या ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है? अब ध्यान से देखो स्ट्रक्चर को। यहां पे आई लिखा है, यहां पे मैं मी भी लिख सकता था क्योंकि यहां पे सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। ये सब्जेक्ट है ही और ये ऑब्जेक्ट है। यहां पे माय फादर क्या है? सब्जेक्ट है और माय ब्रदर क्या है? ऑब्जेक्ट। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? तो अब अगर मैं यू से कंपैरिजन करूंगा तो मी आ जाएगा, अगर मैं यू से कंपैरिजन करूंगा तो मी आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, यू से कंपैरिजन करूंगा तो मी आ जाएगा और अगर मैं ही से कंपैरिजन करूंगा तो आई आ जाएगा। थोड़ा मीनिंग चेंज हो जाएगा। ही लव्स यू एज मच एज आई। अगर किसी बंदे ने बोला वो तुमसे प्यार करता है जितना कि मैं करता हूं, तो प्यार करने वाला कौन? मैं। और मैंने क्या बोला? वो तुमसे उतना ही प्यार करता है जितना मैं करता हूं। रिजल्ट इस पे जा रहा है यू पे, और प्यार करने वाले दोनों हो गए। अगला, माय फादर लव्स माय ब्रदर मोर देन आई। अगर मैंने मोर देन आई बोला तो मैंने अपना कंपैरिजन किया फादर से, और मैंने बोला मेरे पापा मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मैं अपने भाई से उतना प्यार नहीं करता। लेकिन अगर मैंने मी लिखा, अगर मैंने मी लिखा तो मैंने अपना कंपैरिजन किससे किया? किससे किया? ब्रदर से किया। अब सब्जेक्ट फादर हो गया, मतलब माय फादर लव्स माय ब्रदर मोर देन मी। इसका मतलब क्या हुआ? मैं अपना दुख बता रहा हूं आपको। मेरे पापा मेरे भाई से ज्यादा प्यार करते हैं, मुझसे कम प्यार करते हैं, ऐसे दुख बता रहा हूं। भावनाएं समझ आ रही हैं? हाँ, तो ऑब्जेक्ट दोनों हो गए। अब भाई भी ऑब्जेक्ट, मैं भी ऑब्जेक्ट और फादर सब्जेक्ट। तो मी लगाया तो ऑब्जेक्ट बन गए और आई लगाया तो सब्जेक्ट बन गए। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या होगा कि ऑप्शंस का खेल होगा सारा। जब मी और आई दोनों सही है ऑब्जेक्ट मिलने पे, तो ऑप्शंस में मान लीजिए आपको चूज करना है। मान लीजिए फिलर है, यहां पे फिल करना है आपको। अब मान लीजिए 3 अगर ऑब्जेक्टिव केस है, मान लीजिए ऑप्शन में आपको दिया है मी दिया है, हिम दिया है, हर दिया है, आई दिया है और नन दिया है। क्या चूज करोगे भाई? मी हिम हर, ये तीनों ऑब्जेक्टिव केस हैं, एक ही नॉमिनेटिव केस है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। सेम कंडीशन अगर आई दिया है, ही दिया है, शी दिया है और मी दिया है और नन दिया है, ये 5 ऑप्शंस हैं। अब देखो अलग कौन है? आई भी नॉमिनेटिव केस, ही भी नॉमिनेटिव केस, शी भी नॉमिनेटिव केस, मतलब मी वाला ऑप्शन चूज कर लो। समझ गए ना मेरी बात मैं क्या कह रहा हूं? यस और नो? सो आज का सेशन यहीं पे होता है कंप्लीट। आई होप सभी भाई दूज अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। सो कुछ एरियाज में आज मनाई जानी है भाई दूज, कुछ एरियाज में कल भी मनाई जाएगी, ठीक है। सो आई होप सेशन में आप सभी को मजा आया होगा। अगर दिल कहे तो एक लाइक कर देना, कमेंट करिए, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए, कैसा लगा आप सभी को सेशन जरूर बताइएगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे। मैं मिलूंगा आपसे कल सुबह ठीक 10:30 AM पे अगले दिवाली स्पेशल सेशन के साथ, कुछ नए ट्रिक्स के साथ, कुछ और नई वोकैब्स के साथ, कुछ और नए सेक्शंस के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.